ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय अध्याय 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रम के अनुसार अगर बात करें तो सबसे ऊपर में उच्चतम न्यायालय है देश के स्तर पर। इसके बाद उच्च न्यायालय का स्थान आता है राज्य स्तर पर। देखिए इसके अधीन कई अधीनस्थ न्यायालय हैं। महानगरीय स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है, श्रम न्यायालय है, इसके बाद विशेषकृत न्यायाधिकरण है, परिवार न्यायालय है, जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। ये उच्च न्यायालय के देखरेख में या उसके अधीन और उसके नियंत्रण में ये कार्य करते हैं। महानगरीय स्तर पर जो अधीनस्थ न्यायालय है इसके संदर्भ में अगर बात करें तो इसके बाद मेट्रोपॉलिटन न्यायालय आता है। इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक दीवानी दूसरा फौजदारी। दीवानी के अंतर्गत शहरी दीवानी न्यायालय आता है और फौजदारी के अंतर्गत सत्र न्यायालय आता है। विशेषकृत जो न्यायाधिकरण है इसके अंतर्गत प्रशासनिक न्यायाधिकरण, आयकर न्यायाधिकरण, वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण, सहकारी न्यायाधिकरण, किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आता है। जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय जो है इसके अधीन जिला एवं सत्र न्यायालय, और इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, दीवानी और फौजदारी। दीवानी के अंतर्गत जिला न्यायालय, उप न्यायालय और मुख्य कनिष्ठ दीवानी न्यायाधीश न्यायालय आता है। इसके बाद फौजदारी के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके अंतर्गत सत्र न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम श्रेणी के और न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वितीय श्रेणी के आते हैं। ये सभी उच्च न्यायालय के मतलब की देखरेख में या इसके अधीन या इसके नियंत्रण में ये कार्य करते हैं, इसीलिए ये अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाने के बावजूद भी भारत में अमेरिका की तरह न्यायपालिका की दोहरी प्रणाली नहीं अपनाई गई है। संपूर्ण भारतीय राज क्षेत्र के लिए एकल न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है वो पिरामिड के समान है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। संविधान के अनुसार अगर बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों की जो संरचना है वो भिन्न भिन्न राज्यों में विविधतापूर्ण है, भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है, परंतु इनकी सामान्य विशेषताएं एक जैसी है। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। इससे पहले 1937 से 50 के दौरान संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत था। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संसद भवन परिसर में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ही हुआ था और 1958 तक यह वहीं पर जो है कार्यरत था, याद रखिएगा। देखिए भारत की जो एकीकृत न्यायपालिका है, अगर देश का स्तर पर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय होता है और ये पूरे देश में एक है। इसके बाद उच्च न्यायालय और पूरे देश में ये 24 है। जिला एवं सत्र न्यायालय आता है, प्रत्येक जिले में एक होता है, और मुंसिफ न्यायालय भी प्रत्येक जिले में एक होता है। और ग्राम स्तर पर अगर बात करें तो न्याय पंचायत आता है, लेकिन कुछ राज्यों में यह न्याय पंचायत है, याद रखिएगा। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। तो अनुच्छेद 124 का जो संबंध है याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि जब तक संसद कानून के द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करती है, तब तक उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 निर्धारित की गई थी। संविधान ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और न्यायाधीशों का वेतन तथा सेवा शर्तें निर्धारित करने का जो अधिकार है वो संसद को प्रदान किया गया है। संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है, जो इस प्रकार है। 1950 के अंतर्गत अगर बात करें, जो मूल संविधान था उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कुल मिलाकर 8 न्यायाधीशों की संख्या थी। 1956 में यह बढ़कर 11 हो गया, एक मुख्य न्यायाधीश और 10 जो है अन्य न्यायाधीश। 1960 में 14 हो गया, 1977 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 34, यानी मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 1 और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर न्यायाधीशों की संख्या 34। तो 2019 का जो डेटा है इसको ध्यान में रखिएगा। न्यायाधीशों की जो अर्हताएं हैं इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार अगर बात करें तो केवल वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है जो निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो।
भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 ईयर्स तक 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति के दृष्टि में वो प्रसिद्ध विधिवेता हो। इसको याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 124(2) के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय, याद रखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की वरिष्ठता को जो है, सीनियरिटी को ध्यान में रखता है। पहले जो सीनियरिटी था, वरिष्ठता था, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, किंतु विधि आयोग की जो 80 रिपोर्ट था, इसमें यह सिफारिश की गई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय जो है वरिष्ठता पर जो है विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है इसके बारे में पहले देख लेते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किस भाग में? भाग 5 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 124 से 147 तक। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत अगर बात करें तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है, इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 128 के अंतर्गत अगर बात करें तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय के बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 में जो प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 130 के अंतर्गत अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति से संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का जो है प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 137 जो है उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार, रिव्यू की शक्ति के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 141 के अनुसार अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। और अनुच्छेद 143 के अनुसार अगर बात करें तो राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए जो है रूल यानी नियम बनाने की जो है शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो विषय है 1998 में उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, दोनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक वहां के जहां से न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा हो और एक वहां के जहां वह जा रहा हो, इन दोनों से परामर्श करना चाहिए। और इस तरह एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश के राय से ही परामर्श की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 126 के अनुसार अगर बात करें तो जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का वो पालन करेगा। इसके बाद देखिए, तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 127 के तदर्थ न्यायाधीशों के विषय में प्रावधान किया गया है। ठीक है, एड हॉक जस्टिस के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र यानी सेशन आयोजित करने या चालू रखने के लिए जो है कोरम न हो, गणपूर्ति न हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से जो है एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति कर सकता है। तदर्थ
न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। इस नियुक्ति के संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से जो है परामर्श करना आवश्यक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही जो है नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 128 में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को जो है सेवानिवृत्ति न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में बैठने या कार्य करने का जो है अनुरोध कर सकता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीश हैं उनको जो है सर्वोच्च न्यायालय में बैठने और कार्य करने का जो है अनुरोध किया जा सकता है। उनसे इस कार्य को संपन्न करने का अनुरोध जो है अनुच्छेद 128 के तहत किया जा सकता है। यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध जो है स्वीकार कर लेता है, यानी वो कार्य करने के लिए जो है मतलब कि इस अनुरोध को स्वीकार कर लेता है, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए गए वेतन और भत्ते को पाने का अधिकारी हो जाएगा। साथ ही उसे न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त अधिकारिताएं हैं और जो शक्तियां हैं वो प्राप्त हो जाएंगी, परंतु वह जो है उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी मतलब कि जो सुविधाएं देने के बावजूद भी वो न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली जो महिलाएं हैं इनको ध्यान में रखिएगा। यहां से प्रश्न जो है बहुत बार पूछे गए हैं कि आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? जस्टिस फातिमा बीबी। इनका कार्यकाल है 1989 से 1992। इसके बाद जस्टिस सुजाता मनोहर 1994 से 1999 तक। जस्टिस रूमा पाल का जो कार्यकाल है 2000 से 2006 तक। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा का कार्यकाल था 2010 से 2014 तक। आर भानुमति का 13 अगस्त 2014 से अब तक। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का कार्यकाल सितंबर 2011 से अब तक। जस्टिस इंदु मल्होत्रा का जो कार्यकाल है वो है 27 अप्रैल 2018 से अब तक। और इंदिरा बनर्जी थी, इनका जो कार्यकाल था 7 अगस्त 2018 से 23 सितंबर 2022 तक। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए 121वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। संविधान के प्रावधानों के तहत इस विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की भी आवश्यकता थी। वर्तमान सरकार ने विपक्षी दलों के सहयोग से ये सारी चुनौतियां सफलतापूर्वक पार की और 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। यह 99वें संविधान संशोधन के नाम से जाना गया और इसके तहत अनुच्छेद 124 और 217 को परिवर्तित करके स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के सिफारिशों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण करेगा। साथ ही संसद ने एक और विधेयक पारित किया जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम के नाम से जाना गया। यह अधिनियम इस आयोग के गठन आदि से जुड़े प्रावधानों और प्रक्रियाओं का प्रावधान करता था। 99वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया था कि इस आयोग में कुल 6 सदस्य होंगे। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति इसका प्रथम सदस्य और अध्यक्ष होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी इसके सदस्य होंगे। चौथे सदस्य के रूप में भारत का कानून व न्याय मंत्री शामिल होंगे और शेष 2 सदस्यों के तौर पर 2 प्रख्यात कानूनविदों को शामिल किया जाएगा और इन 2 प्रख्यात कानूनविदों का जो चयन होगा वो 3 सदस्यीय समिति गठित करके की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। अगर लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को नेता विपक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल के जो नेता होंगे इनको समिति में शामिल किया जाएगा। यह भी शर्त है कि इन 2 प्रख्यात व्यक्तियों में से एक का मनोनयन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों या महिलाओं में से किया जाएगा। याद रखिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी था कि अगर इन 6 सदस्यों में से कोई भी 2 सदस्य किसी व्यक्ति के नाम पर वीटो कर देंगे तो उसे न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकेगा। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम तथा NJSC अधिनियम दोनों को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। पुरानी क्या हुआ, ये जो दोनों थे
जो 99 संविधान संशोधन अधिनियम और एनजेएसी, ये दोनों जो है असंवैधानिक घोषित हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ, पुरानी जो कॉलेजियम सिस्टम था यह पुनः कार्यरत हो गई। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय फोर्थ जजेज केस 2015 में आया। न्यायालय के दृष्टि में केंद्र की नई जो प्रणाली एनजेएसी था वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता था। न्यायाधीशों की जो पदावधि है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश तब तक पद पर बना रहता है जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, किंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरी पत्र से अपना पद त्याग कर सकेगा और सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा विशेष बहुमत का मतलब है उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा जो पद से हटाया जा सकेगा। कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पद धारण किया है वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राज क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में जो है वकालत नहीं कर सकेगा, प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, किंतु उसे राज्यपाल या राजदूत जैसे सम्मानजनक पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। न्यायाधीशों पर जो महाभियोग है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार या अक्षमता या साबित कदाचार का दोष सिद्ध हो जाता है तो न्यायाधीश को पद मुक्त करने के लिए उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह निम्न प्रकार से लगाई जाती है। लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। इस प्रस्ताव का अन्वेषण 3 व्यक्तियों की समिति करती है और इनमें से 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखिए बात करें तो यदि समिति यह पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या न्यायाधीश असमर्थ है तो प्रस्ताव समिति के प्रतिवेदन के साथ विचार के लिए जो है उस सदन में ग्रहण किया जाता है जिसमें प्रस्ताव लंबित होता है। यदि प्रस्ताव प्रत्येक सदन में उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को इस संबंध में समावेदन प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति जब समावेदन पर हस्ताक्षर कर देता है तो न्यायाधीश जो है ये मतलब हट जाते हैं, न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। देखिए, न्यायाधीशों या न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के एक ही सत्र में पूर्ण होनी चाहिए। अभी तक उच्चतम न्यायालय के एक भी न्यायाधीश को उसके पद से महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। संविधान निर्माण के बाद अब तक केवल एक बार 1992-93 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी के विरुद्ध जो है उसे पद से हटाए जाने के लिए संसद में जो है प्रक्रिया प्रारंभ हुई, लेकिन समिति ने न्यायाधीश को दोषी पाया, परंतु शासक दल का जो प्रस्ताव था वो वापस लिए जाने के कारण प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो सका। अतः भारत के जो संवैधानिक इतिहास है इसमें अब तक किसी न्यायाधीश को जो है जो महाभियोग का प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। फरवरी 2009 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन के विरुद्ध राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संसद में उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। भारत के संवैधानिक इतिहास में दूसरी बार किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाए जाने के लिए संसद में प्रक्रिया प्रारंभ की गई, याद रखिएगा। इसके बाद शपथ या प्रतिज्ञान, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। न्यायाधीश अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष जो है संविधान के 3य अनुसूची में निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। इस प्रारूप के अंतर्गत न्यायाधीश निम्नलिखित बातों की जो है शपथ लेता है। शपथ किस अनुसूची में दिया गया है? 3य अनुसूची में। तो क्या शपथ लेता है? शपथ लेता है कि मैं विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा जो है श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। मैं संविधान और विधियों की मर्यादाएं बनाए रखूंगा। इस तरह से ये जो है मतलब कि अपना जो है शपथ लेता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों के लिए जो है अनुसूची 3 में शपथ का एक ही प्रारूप दिया गया है। तो अनुसूची 3 का जो संबंध है वह है ओथ से, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए,
संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकता है, परंतु ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है और यह व्यवस्था वैकल्पिक है, न कि अनिवार्य। अभी तक हैदराबाद और श्रीनगर में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ऐसी बैठकें की हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्वतंत्रता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता निम्न प्रकार से सुनिश्चित की गई है। ठीक है, पहला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के द्वारा समर्थित आवेदन पर ही साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते, छुट्टियां, पेंशन संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा उनमें उनकी पदावधि के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय तथा न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, अतः संसद के द्वारा उन पर मतदान नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद या अथवा किसी राज्य विधानमंडल में कोई बहस नहीं की जा सकती, बशर्ते उन्हें उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के क्रम में राष्ट्रपति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के प्रस्ताव के समय। संविधान के द्वारा यह अधिनियमित किया गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय में या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार या जो शक्तियां हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह परिसंघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट, मूल अधिकारों का संरक्षक तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, जबकि इंग्लैंड के हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में अगर बात करें तो इसको ध्यान में रखिएगा। इनकी जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इनकी न्यायिक समिति यानी या सर्वोच्च जो न्यायालय है, जो न्यायिक समिति है, इसके तरह देश के सभी जो सिविल और क्रिमिनल विषय है इसमें अपील की अंतिम या इसे अपील का अंतिम न्यायालय भी कहा जाता है। ये मतलब कि अपील का अंतिम न्यायालय भी है। तो अगर बात करें तो जो याद रखिएगा जो सर्वोच्च न्यायालय है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के तरह परिसंघीय न्यायालय, मूल अधिकारों का संरक्षक और संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, जबकि इंग्लैंड के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक समिति है इसकी तरह ये देश के सभी सिविल और आपराधिक विषयों में अपील का अंतिम न्यायालय है। वह राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति रखता है अनुच्छेद 143 के तहत, और जो इसे उपयुक्त दोनों न्यायालयों से अलग करती है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, मूल अथवा आरंभिक जो अधिकारिता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मूल या आरंभिक क्षेत्राधिकार का जो अर्थ है कि संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत किसी वाद का प्रारंभ सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी। मूल अधिकारिता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के विषयों की सुनवाई करता है। ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें। दूसरा, ऐसे विवाद जिनमें एक और एक या एकाधिक राज्य हो तथा दूसरी ओर भी एक या एकाधिक राज्य हो। तो एक तरफ क्या हो सकता है, पहला जो कंडीशन है कि ऐसा विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की की पक्ष हो। दूसरा जो विवाद हो सकता है कि जिसमें एक और या एक से अधिक राज्य हो और दूसरे ओर एक या एक से भी अधिक राज्य हो। तीसरा क्या है कि ऐसे विवाद जिनमें एक और भारत सरकार और एक या एकाधिक राज्य हो और दूसरी तरफ एक या एकाधिक राज्य हो। तो ये कंडीशन याद रखिएगा। अनुच्छेद 131 में निर्दिष्ट मूल क्षेत्राधिकार के जो अपवाद हैं वो क्या है देख लेते हैं। कोई भी जो नागरिक है इस अनुच्छेद के तहत केंद्र या राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकता। केवल केंद्र और राज्यों की सरकारें ही इस अनुच्छेद के अंतर्गत वाद दायर कर सकती हैं। और अनुच्छेद 131 के परंतुक में बताया गया है, परंतुक में वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, परंतुक में बताया गया कि संविधान के आरंभ से पहले की जो संधि है, ट्रीटी, करार, सनद या ऐसे ही किसी अन्य लिखित मामलों को इस अनुच्छेद के अधीन नहीं उठाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अगर बात करें तो अंतर्राज्यीय जल आयोग, इंटर स्टेट वाटर कमीशन को निर्दिष्ट किया गया विषय अनुच्छेद 131 के अंतर्गत शामिल नहीं है। ध्यान में रखिएगा,
इसके बाद रिट अधिकारिता के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं। रिट ज्यूरिडिक्शन, संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता दी गई, जिसके तहत उसे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रसिद्ध रिटें हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टेररी और को वारंटो सहित अन्य प्रकार की जो है रिटें निर्देश और आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अपीलीय जो अधिकारिता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सिविल या आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, पहला है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132 के तहत, सिविल विषय से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133 के तहत, आपराधिक विषय से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134 के तहत और विशेष अनुमति से की जाने वाली जो अपील है वो है अनुच्छेद 136 के तहत। तो याद रखिएगा, पहला जो है संवैधानिक विषयों से जो जुड़ी अपीलें हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बारी बारी से सबको जो है डिस्कस करेंगे। तो संवैधानिक विषयों से जुड़ी जो अपील है अनुच्छेद 132 के अंतर्गत जो प्रावधान है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ है जो संविधान से संबंध विधि का सारवान प्रश्न है, याद रखिएगा विधि का सारवान प्रश्न है और उच्च न्यायालय इस आशय का प्रमाण दे देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकेगी, ठीक है। यह विषय सिविल, आपराधिक और अन्य भी हो सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के भाग 66(1) को उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया है, याद रखिएगा। इसके बाद है सिविल मामलों से जुड़ी जो अपीलें हैं अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी सिविल अपील मतलब तभी लाई जा सकती है जब निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करती हो। पहला, उस मामले के विधि के व्यापक महत्व का प्रश्न निहित हो, ठीक है। और दूसरा, वह प्रश्न सामान्य महत्व का हो, ठीक है, यानी पक्षकारों के अतिरिक्त बहुत से अन्य व्यक्तियों या लंबित मामलों पर उसका प्रभाव पड़ने वाला हो। तीसरा, उच्च न्यायालय के राय में उस प्रश्न का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाना आवश्यक हो, याद रखिएगा। इसके बाद आपराधिक मामलों से जुड़ी जो अपीलें हैं इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, संविधान के जो आर्टिकल 134 है इसमें आपराधिक मामलों के विषय में सर्वोच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक मामलों की सुनवाई में दिए गए निर्णय, आदेश तथा दंडादेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित स्थितियों में अपील की जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर देखिए बात करें तो यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए दोष मुक्ति के आदेश को पलटते हुए अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया हो, यदि उच्च न्यायालय ने न्यायालय से कोई मामला मंगाकर अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया हो या उसे मृत्यु दंड दे दिया हो। तीसरा, यदि उच्च न्यायालय ने किसी मामले के विषय में यह प्रमाणित कर दिया हो कि यह विषय सर्वोच्च न्यायालय के अपील करने योग्य है, तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत आएंगे, ध्यान में रखिएगा। देखिए, संसद अनुच्छेद 134(2) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को आपराधिक मामलों में अपील ग्रहण करने और सुनने के लिए जो है अतिरिक्त शक्ति मतलब फर्दर पावर प्रदान कर सकती है तथा उसके लिए शर्तों और परिसीमाएं नियत कर सकती है। चौथा है विशेष अनुमति की अपीलें। अनुच्छेद 136 का जो उद्देश्य है उन विषयों पर अपील की शक्ति देना जो या तो इन तीनों में शामिल न हो पाए या कोई अन्य विशेष परिस्थितियां बन गई है, तो अनुच्छेद 136 का जो उद्देश्य है वो यही है। एक अर्थ में अगर बात करें तो यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील ग्रहण करने की अवशिष्ट शक्ति के रूप में होती है। यह उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। यदि व्यक्ति को अन्य किसी साधन के द्वारा न्याय न मिल सके तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा विशेष इजाजत की शक्ति का जो है प्रयोग किया जाता है। विशेष इजाजत के अंतर्गत अगर बात करें तो सैन्य अधिकरणों के निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं हो सकती है। इसके बाद सलाहकारी जो अधिकारिता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सलाहकारी जो अधिकारिता है वो क्या है। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 143 के 2 खंड है, 143(1) और 143(2). दोनों खंड राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु दोनों की विषय वस्तु जो है वो अलग अलग है।
अनुच्छेद 143(1) के अनुसार अगर बात करें तो यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसे प्रकृति का हो या व्यापक महत्व का हो, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श प्राप्त करना आवश्यक है। तो वह उस प्रश्न पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश जारी कर सकेगा और न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर जो अपनी राय दे सकेगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, केरल शिक्षा विधेयक 1958 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 143 के अधीन दी गई राय सम्मान के योग्य तो है किंतु बाध्यकारी नहीं है। वर्तमान में भी यह सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 143(2) का जो संबंध है, इसका जो संबंध है याद रखिएगा, 243(2) का संबंध भी सलाहकारी अधिकारिता से है और इसमें कहा गया है कि यदि कोई विषय अनुच्छेद 131 के परंतुक में वर्णित है तो भी जो है राष्ट्रपति उसे सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय विचार करने के बाद अपनी राय देगा। राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 131 के परंतुक में लिखा गया है कि इस संविधान के लागू होने से पहले किसी संधि, करार, सनद या किसी अन्य लिखित प्रपत्रों से उत्पन्न विवादों को इस अनुच्छेद के तहत नहीं उठाया जा सकेगा। अभिलेख न्यायालय की जो शक्तियां हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 129 में घोषणा की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की जो है शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अभिलेख न्यायालय की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उसके सभी निर्णय, आदेश या निर्देश आदि जो है अस्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हें पूर्व उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें। अभिलेख न्यायालय की दूसरी विशेषता यह है कि उसे अपने जो है अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति जो है दी गई है, तो उसे दंड देने की शक्ति होती है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के तरह, जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है, इसकी तरह न्यायिक पुनर्विलोकन की अत्यंत व्यापक शक्ति तो नहीं है, किंतु कुछ मामलों में उसे यह शक्ति प्राप्त है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस शक्ति का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है, किंतु अनुच्छेद 13, 32, अनुच्छेद 132, 133 से यह शक्ति जो है निगमित होती है, मतलब कि इनकॉर्पोरेटेड होती है। 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई के सबरवाल की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय खंडपीठ ने 11 जनवरी 2007 को निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल की गई कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा के सीमा से बाहर नहीं है। इससे पहले इस सूची में शामिल कानून जो है न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर थे। तो 2007 का जो निर्णय आया था वाई के सबरवाल की अध्यक्षता में, वो कि 9वीं अनुसूची में कोई भी जो कानून है वो न्यायिक समीक्षा से बाहर अब नहीं है, यानी इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वो संविधान के मूल ढांचे का अंग है, जिसे संसद किसी भी स्थिति में न तो कम कर सकती है और न छीन सकती है। अन्य शक्तियां व अधिकारिताएं जो है इसके बारे में मतलब कि डिस्कस कर लेते हैं। अदर पावर्स एंड ज्यूरिडिक्शंस। देखिए, अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने या सुधारने की जो शक्ति है, अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दिया गया है। वह अपने निर्णय या आदेश को पुनर्विलोकन कर सकता है, उन्हें बदल भी सकता है। जिन याचिकाओं के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का जो है पुनर्विलोकन करता है उन्हें पुनर्विचार याचिका कहते हैं, रिव्यू पिटीशन कहते हैं। ऐसे याचिका निर्णय के 30 दिनों के भीतर ही दी जा सकती है। पिछले कुछ समय में एक नई अवधारणा प्रचलित हुई जिसे उपचारात्मक याचिका या दोषाहारी याचिका कहते हैं। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो गई हो, किंतु पीड़ित पक्ष है वो किसी अति गंभीर आधार पर जो है, या जो पीड़ित पक्ष है किसी अति गंभीर जो बेस है, आधार है, इस पर जो है उपचार का निवेदन करना चाहता हो, तो उसके पास जो है एक गंभीर आधार होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर जो है आबादकारी होना, अनुच्छेद 141 में यह बात कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित विधि भारत के राज क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर जो है आबादकारी होगी।
पूर्ण न्याय करने की जो शक्ति है वो, इस शक्ति को जो है अनुच्छेद 142 के तहत दी गई है और इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। मामलों का स्थानांतरण जो मामला है इसका जो है ट्रांसफर करने की जो शक्ति है, स्थानांतरण करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 139 के द्वारा दी गई है। यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। 44वें संशोधन के द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नियम बनाने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है। तो 145 आर्टिकल 145 क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नियम बनाने की जो शक्ति है इस आर्टिकल के तहत इसको दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को, और यह शक्ति दी गई है कि वह अपने जो कार्य है, जो सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है, वो अपनी कार्य प्रक्रिया आदि से संबंधित नियम बना सकता है और इसके संबंध में दो शर्तों का पालन करना जो है अनिवार्य है। पहली जो शर्त है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही यह बनाए जा सकते हैं और दूसरी, यह नियम संसद के द्वारा निर्मित, याद रखिएगा, पहली जो शर्त है कि यह नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही बनाए जा सकते हैं और दूसरी शर्त है कि यह नियम संसद के द्वारा निर्मित विधियों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 145(3) में स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो या अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विचार करने का प्रसंग हो तो कम से कम 5 न्यायाधीश का पीठ बैठेगी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, 5 या अधिक न्यायाधीश की जो पीठ है इसको संविधान पीठ भी कहा जाता है। तो संविधान पीठ किसको कहा जाता है? जिसमें 5 या अधिक न्यायाधीशों का जो है मतलब कि पीठ हो, इसको संविधान पीठ कहते हैं। देखिए, न्यायिक अधीक्षण की जो शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी न्यायालय और उनके पंचायतों आदि का न्यायिक अधीक्षण करने की जो है शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 144 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भारत के राज क्षेत्र है, भारत के राज क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। संविधान की व्याख्या की जो शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम और पूर्ण, मतलब कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की व्याख्याकार है, इसको जो है संविधान की व्याख्या का अंतिम और पूर्ण अधिकार दिया गया जो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 13, 132 और 133 से प्राप्त होता है। निर्वाचन विवाद से जुड़ी जो शक्ति है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा करने के लिए शक्ति सिर्फ मतलब कि इन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है इसका निपटारा करने की जो शक्ति है सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय इन विवादों को जो है निपटा सकती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो इनके निर्वाचन से संबंधित जो कोई विवाद है। तो राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श के लिए जो भेजे गए मामले हैं, जैसे 1951 में, याद रखिए 1951 में इन री दिल्ली लॉ एक्ट यानी दिल्ली विधि अधिनियम के मामले को राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श के लिए जो भेजे गए मामला था 1951 में दिल्ली विधि अधिनियम के मामले। ठीक है, इसके बाद 1952 में री कस्टम्स एक्ट के मामले, 1956 में री बेरोजगारी के मामले। ठीक है, 1958 में इन री केरल एजुकेशन विधेयक, 1965 में केशव सी के मामले और 1974 में प्रेसिडेंशियल पोल राष्ट्रपति के चुनाव के मामले, 1978 में स्पेशल कोर्ट रेफरेंस के मामले, 1951 में कावेरी जल विवाद अधिकरण के मामले को और 1993 में अयोध्या मंदिर के मामले को, 1998 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले को। 2001 का जो विशेष निर्देश था 2001 का विशेष निर्देश वो प्राकृतिक गैस से संबंधित मामला है। 2002 का जो विशेष निर्देश है वो है गुजरात विधानसभा के चुनाव का मामला। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये क्या है, ये राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श के लिए भेजे गए जो मामले थे, ये सभी मामले हैं, 12 मामले थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से मामले जो है परामर्श के लिए राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया था, कहां? सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद के मामले में जो है उच्चतम न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ यानी मुख्य न्यायाधीश एम.एन. वेंकटचलैया, इन्होंने 24 अक्टूबर 1994 को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई राय पर कोई सलाह देने से जो है मना कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में जो वृद्धि है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
देखिए, अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि बना सकती है, याद रखिएगा, परंतु संसद सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को कम नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 139 के अंतर्गत अगर बात करें तो संसद को शक्ति दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का जो है विस्तार कर सके। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सभी पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय विशिष्ट के संदर्भ में जो फैक्ट हैं, जो तथ्य है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप रट जाइएगा, 2-3 बार इसको रिवीजन कीजिएगा। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय विशिष्ट के संदर्भ में जो फैक्ट है, भारत में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। कौन? सर मॉरिस ग्वेयर। भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। वे अब तक के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य जो है मतलब कि अपना योगदान दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक यानी 7 वर्ष 4 माह 20 दिन कार्य करने वाले न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ हैं, यशवंत विष्णु। दूसरा स्थान भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा का है, जिन्होंने लगभग 4 वर्ष 4 माह तक जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय तक यानी मात्र 18 दिन कार्य करने वाले न्यायाधीश KNC कमल नारायण सिंह हैं। दूसरे स्थान पर न्यायाधीश S राजेंद्र बाबू 29 दिन तक। तीसरे स्थान पर न्यायाधीश GV पटनायक 40 दिन। तो याद रखिए, सबसे कम दिन तक ये मतलब कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने वाले ये न्यायाधीश थे। इसके बाद न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी और अब तक याद रखिए, अब तक उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली जो अन्य महिला न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूमापाल, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन देसाई, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी हैं। न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा उच्चतम न्यायालय की चौथी महिला जज हैं। उन्हें अप्रैल 2010 में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था और इसके पूर्व वह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थी। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा देश की ऐसी पहली महिला अधिवक्ता है जो वकालत से सीधे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर जो है न्यायाधीश के पद पर नियुक्त की गई हैं। 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। 38वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति SH कपाड़िया स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 17वें मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती भारत में लोकहितवाद यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के प्रणेता कहे जाते हैं। कौन? PN भगवती। यहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 140 में कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी आनुषंगिक शक्तियां जो है दे सकती है जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियां और अधिकारिताओं को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी हो। इसके बाद अनुच्छेद 134(2) के तहत अगर बात करें तो संसद आपराधिक अपीलों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता जो है बढ़ा सकती है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो संसद विधि के द्वारा निर्धारित करे। संसद के द्वारा पारित उच्चतम न्यायालय एवं जो उच्च न्यायालय है इसके न्यायाधीश वेतन सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 2009 के अनुसार, याद रखिएगा, संसद के द्वारा पारित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जिनके वेतन और सेवा शर्तें हैं संशोधन अधिनियम 2009 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख रुपया और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 90,000 रुपया है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में सूचना जारी की है, जिसके अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है कितना, तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है 2,50,000 रुपये कर दिया गया है। तो अब कितना है? 2,80,000 और 2,50,000। तो मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होगा 30,000 ज्यादा है और अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत के संचित निधि पर जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है।
और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन भत्तों में कोई जो है अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 125 के तहत। परंतु जब अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू हो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते को कम करने के लिए राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति जो वेतन है, जो ग्रेच्युटी है, इसकी व्यवस्था सर्वप्रथम 1976 में की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके क्रम को देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, पहला नाम है हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। इसके बाद देखिए, कार्यकाल नहीं देखेंगे, कार्यकाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्रम याद रखिएगा कौन कौन जो है मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, कौन कौन व्यक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन कौन है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 4 नाम दे दिया जाएगा, उसमें से एक पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जो है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। तो पहला नाम आता है हीरालाल जे कानिया का। इसके बाद एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, वी के मुखर्जी, एस आर दास, इसके बाद भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, पीवी गजेंद्र गडकर, ए के सरकार, के सुब्बा राव, के एन वांचू, एम हिदायतुल्ला, जेसी शाह और एस एम सिकरी, अजित नाथ रे, एम एच वेग, वाई वी चंद्रचूड़, पी एन भगवती, आर एस पाठक, ई एस वेंकटरमैया, इसके बाद सव्यसाची मुखर्जी, रंगनाथ मिश्रा, के एन सी, एम एच कानिया, ललित मोहन शर्मा। इसके बाद अगर बात करें तो एम एन वेंकट चलाया, ए एम अहमदी, जे एस वर्मा, एम एम पुंछी, आदर्श सेन आनंद, एस पी भरूचा, भूपेंद्र नाथ कृपाल, जीवी पटनायक, विशेश्वर नाथ खरे, एस राजेंद्र बाबू, रमेश चंद्र लाहौटी, वाई के सबरवाल, के जी बालकृष्णन, एस एच कपाड़िया, अल्तमस कबीर, पी सदाशिव, आर एम लोढ़ा, एच एल दत्तू, तीरथ सिंह ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई और शरद अरविंद बोबडे और एन वी रमन्ना, ये वर्तमान में कार्यरत हैं, याद रखिएगा। इसके बाद न्यायाधीशों को जो प्राप्त उन्मुक्तियां हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 121 के तहत अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर जो है संसद में चर्चा की जा सकेगी। ठीक है, न्यायालय की जो अवमानना है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय के अवमानना के संबंध में सख्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर जो प्रतिबंध है, इसके बारे में देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या जो है कार्य है, मतलब वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 124(7) में यह जो प्रावधान है दिया गया है। इसके बाद 24 अप्रैल 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश एन वी रमन्ना को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्या है कि अगर बात करें तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, अगस्त 2014 में सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कानून के लिए संसद के दोनों सदनों में 121वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग जो है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कोर्टनी के बारे में समझेंगे। कोर्टनी क्या है? यह एक सूचना पद्धति है और इसके माध्यम से देश भर में कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में चल रहे मुकदमों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार देश के सभी उच्च न्यायालयों का जो है कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसके बाद है कोर्ट स्टेटस। यह एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से अभियोजन पक्षों और अधिवक्ताओं को उच्चतम न्यायालयों में निर्णीत व लंबित मामलों की स्थिति बताई जाती है। इसके बाद जुडिस, यह एनआईसी के द्वारा प्रचालित एक न्यायिक सूचना पद्धति है जिसके अंतर्गत सीडी रोम पर वर्ष 1950 से 2000 तक के उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों का विवरण दिया गया है। इसके बाद है प्रशासनिक सुधार के लिए गठित प्रमुख समितियां और आयोग। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एडी गोखले की अध्यक्षता में 1951 में भारतीय लोक प्रशासनिक संस्था की स्थापना की सिफारिश के लिए यह समिति गठित हुई थी। और इसके बाद ए रामास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में 1956 में पब्लिक सर्विस समिति से संबंधित
विषय के लिए यह समिति गठित हुई। के संथानम के अध्यक्षता में 1964 में भारतीय तथा राज्य प्रशासनिक सेवाओं और जिला प्रशासन के समस्याओं से संबंधित जो है समिति गठित हुई। मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में 1966-70 के समय में जो है प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। और तथा के इसमें मतलब कि जो मोरारजी देसाई थे और के हनुमंतैया, इन दोनों के अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था 1966 से 70 के मतलब कि बीच में। और डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में 1976 में भारतीय उच्च सिविल सेवा में परीक्षा और भर्ती से संबंधित नीतियां और विधि के लिए इसका गठन किया गया। धर्मवीर के अध्यक्षता में 1979 में प्रथम राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन हुआ। सतीश चंद्र की अध्यक्षता में 1988-89 में सिविल सेवा परीक्षा पद्धति की समीक्षा के लिए यह समिति गठित हुई। एन एन वोरा 1997 में राजनीतिज्ञों के अपराधियों से संबंध के बारे में जो है ये समिति गठित हुई थी। और पीसी जैन की अध्यक्षता में 1998 में प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा के लिए समिति गठित हुई। वाई के अलग 2001-2 के बीच में जो है सिविल सेवा परीक्षा पद्धति के मूल्यांकन और इसमें सुधार के लिए इस सुधार में सुझाव के लिए इस समिति का गठन किया गया था। पीसी होता 2002-4 में सिविल सेवा में सुधार के लिए समिति का गठन किया गया। और बीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता में 2004-5 में सुरेंद्र तथा चतुर्वेदी व पीसी होता समितियों की रिपोर्ट पर विचार के लिए समिति का गठन हुआ। और वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में उच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस करेंगे।